Hello friends, our next chapter about the electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें ये मालूम होना चाहिए कि वास्तव में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मींस डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री मींस हो गया केमिस्ट्री रिलेटेड विद केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री डिफाइन करता है केमिकल एनर्जी। अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए तो हमने यहाँ बोर्ड पे लिख करके भी रखा है आपको कुछ दिखाने के लिए। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो हमने लिखा है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एनर्जी का एक फॉर्म है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के को जो है इंफॉर्मेशन देता है, और ये एक फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म होता है। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे लाइट का जलना, लाइटनिंग, बैटरी में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में, तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर हम लोग ऑब्जर्व करना चाहें केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी जो है को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। जैसे आप जानते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की जब भी चर्चा करते हैं तो उसमें एक बॉन्ड पाया जाता है, केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। और केमिकल कंपाउंड की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो केमिकल कंपाउंड में एनर्जी स्टोर्ड होता है बॉन्ड्स के रूप में। और आप जानते हैं जब वो बॉन्ड टूटता है, टूटने पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। देखिए लिखा है इट रिलीज्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब बॉन्ड टूटता है और वो बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और इसका भी कॉमन एग्जांपल है बैटरी। बैटरी में भी बॉन्ड के टूटने की बात हो रही है। बायोमास है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब आपके कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, ये सब आपके कॉमन एग्जांपल है जिनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे भाई। तो ये हमने आपसे कहा कि नॉर्मली जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो तरह के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। अब आप देखिए क्या होता है। हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वास्तव में एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग डील करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप और दोनों का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science which deals with the relationship and interconversion of इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो हमने क्या कहा कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम लोग रिलेशनशिप ऑब्जर्व करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीधे सीधे कहते हैं हम लोग क्या चीज? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप
and interconversion of electrical energy and chemical energy called electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जो ब्रांच ऑफ साइंस है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने से पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले इसमें तमाम बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें मालूम होना चाहिए। अगर उन बेसिक टर्म्स के बारे में हमें जानकारी है, उस बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो ही संभव है कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझें। बहुत से लोग अगर 11 स्टैंडर्ड में ठीक से पढ़े हैं तो उनको वो आइडिया होगा, लेकिन हम फिर भी धीरे धीरे चर्चा करते हुए चलते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स भी आपको मिलेंगे जो फिजिक्स में आपने कंसीडर किया है, तो वहां की चीजें भी, और साथ ही साथ कुछ टर्म्स यहाँ पे जो हम लोग ने 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था उसको पढ़ेंगे, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको राइट डाउन कर लिया होगा अगर आपने, तो आप इसको राइट डाउन करके अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमने कहा कि इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, सम बेसिक टर्म्स। और टर्म्स में रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं। हमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन बताएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे, फिर एनोड कैथोड बताएंगे, फिर कंडक्टर के बारे में करते हुए धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए, तो थोड़ा सा ये चीजें हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा आपको जो है इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आज थोड़ा सा देखते हुए चलिए। तो चीजें जब रिटन होती हैं तो वो चीजें ज्यादा ध्यान में रहती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ प्रोसीड करते हैं, यानी those chemical reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously। तो थोड़ा सा इसको हम लोग जो है लेकर चलेंगे इसी तरह से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है अब जो है साइमल्टेनियसली जो है प्रोसीड करता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, जिंक सॉलिड, कॉपर 2+ आयन, जिंक 2+ आयन, एक्वस और कॉपर सॉलिड, एक रिएक्शन हमने लिया है। ये देख करके आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन, प्लस चार्ज का घटना रिडक्शन होना और प्लस चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जिंक जो है ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें आप जानते हैं ना, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली आप ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है रिडॉक्स। जैसा कि हमने रिडॉक्स रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपसे चर्चा किया, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमने बताया कि एनोड और ये कैथोड, ऑक्सीडेशन एनोड और कैथोड की बात कर रहे हैं। और हमने बताया एनोड जो है ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कैथोड पे रिडक्शन शो कर रहा है। इस चीज को इतना आपने चर्चा किया। हमने कुछ टर्म्स आपको बताए थे, साइट्रिक्स हमने बताया था, आओ सिया, आओ एओ एनोड ऑक्सीडेशन, सी
आर कैथोड रिडक्शन, और इसके बाद हमने बताया था लियोगर। लियोगर की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो लियोगर में जो है आप कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो लियोगर के बारे में भी हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये दो बेसिक चीजें हैं जिनको आपको आइडिया होना चाहिए और जिनको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है हमने बताया एनोड और कैथोड के बारे में आपको चर्चा किया, ठीक। तो ये सीधे सीधे चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अगर मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बताएं तो अगर आपको याद हो कंडक्टर के बारे में हमने आपको बताया था सॉलिड स्टेट। हमने फिर कहा आपसे जो भी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड किया जा रहा है उन वीडियोस को कम से कम देखिए और देख करके उसके बारे में जहां पे आपको असुविधा महसूस हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कम से कम कमेंट, एक दो कमेंट आपके द्वारा हो सकता है। लेकिन हमने किसी भी स्टूडेंट के द्वारा एक भी कमेंट, नॉट ए सिंगल कमेंट जो है ऑब्जर्व किया। इसका मतलब है ये आपके लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका कोई सरोकार आपसे नहीं। कम से कम आपको कहीं परेशानी हो रही है, कोई एक टॉपिक कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है, उस बात को आप शेयर तो करिए और चैट माध्यम से कमेंट करके। लेकिन आपके द्वारा ये चीजें नहीं हो रही है, ये लगता है तकलीफ दे वाली बात है, ठीक है भाई। अगर हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करें तो हमने बताया कंडक्टर के बारे में। अगर कंडक्टर को ध्यान दीजिए तो कंडक्टर का मतलब बताया था वहां पे द सब्सटेंस विच अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर के पास होने देता है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर हमने दो तरह का बताया था। ये सब चीजें प्रीवियस वीडियो में है। अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड देखेंगे वीडियो में तो वहां पे आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो हमने बताया था कंडक्टर दो तरह के होते हैं। कंडक्टर दो तरह में, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक का मतलब मेटल। मेटल जो है आप जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर वो होता है जिसमें बिना किसी केमिकल चेंज के ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा लेकिन उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज होगा। और मेटेलिक कंडक्टर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी प्रोसीड करती है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आपका जानते हैं जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं और उसकी वजह से कंडक्टिविटी प्रोसीड करती है। ये सभी चीजें हमने बताई हुई है, फिर भी हमने चर्चा करके आपसे यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस को आप सोल्यूशन में डिसॉल्व करिए वो अपने आयनों में टूट जाए तो उसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये बेसिक चीजें हैं, सब ध्यान दीजिए भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बेसिक। तो अगर किसी भी सब्सटेंस को आपने लिया और सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, अगर वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। सीधा सीधा यहाँ पे है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उनका जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन होता है, जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन होता है, अगर उसकी हम लोग चर्चा करते हैं तो जो डिसोसिएशन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, डिसोसिएशन कुछ का ज्यादा होता है और कुछ का क्या होता है, कम होता है। अगर ज्यादा या कम की बात चर्चा करें तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी जो है यहाँ पे दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं और उसकी बात करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे को हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है भाई, क्योंकि इसी पे बेस्ड आप कई टॉपिक पढ़ने भी हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसको जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको आइडिया नहीं होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो क्या रहा है। तो हमने बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे सब्सटेंस
जिनको आप सोल्यूशन में डिजॉल्व करिए और वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। यानी आपने लिया क्या, सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस को सोल्यूशन में डिजॉल्व किया और सोल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जिनको आप क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन में डिजॉल्व किया, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो। जितने भी देखिए एग्जांपल, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग यूज करते हैं HCl, HNO3, H2SO4, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड, Na2SO4, ये सब आपके इसमें कॉमन एग्जाम्पल आएंगे जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बातें जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने बताया था इससे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जिसका डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है सोल्यूशन में। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि अगर आपने सब्सटेंस लिया और सब्सटेंस को आपने डिसॉल्व किया सोल्यूशन में, सब्सटेंस को लिया, डिसॉल्व इन सोल्यूशन, और सोल्यूशन में लेने के बाद अगर वो पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, मतलब आप समझ लीजिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक कॉमन अगर कंपैरिजन आप करते हैं तो कंपैरिजन में सीधे सीधे, जैसे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को 100% मानते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 5% उसकी बात हो रही, 5% आयनाइजेशन की बात हो रही। इतना दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो ऐसे सब्सटेंस का एग्जांपल है ऑल वीक एसिड, जितने वीक एसिड हैं, वीक एसिड में आपके आते हैं कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, HCl, HCOOH, एस्टिक एसिड, तमाम ऐसे आपके एसिड हो जाएंगे। ये सब वीक एसिड की तरह कंसीडर्ड किए जाते हैं। और इसके बाद जो है ऑल वीक बेस, वीक बेस की बात करते हैं तो ग्रुप सेकंड के जो भी होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके वीक बेस में कंसीडर्ड होते हैं। और अगर साल्ट की बात आप करिए तो साल्ट जो भी लेते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, अगर आप वीक एसिड और वीक बेस का आपस में रिएक्शन कराते हैं, एसिड बेस रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, साल्ट और वाटर बनता है। तो यहां वीक एसिड और वीक बेस का अगर साल्ट बनेगा तो अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा। फार्मूला लिखना आपको आना चाहिए भाई। अमोनियम कार्बोनेट के अलावा अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, ऐसे आप दोनों की रिएक्शन करा करके आपस में साल्ट का फॉर्मेशन कर लें। तो ये सब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका बेसिक टर्म्स हुआ। इसके बाद नेक्स्ट बेसिक टर्म्स है फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किए और इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही डिसॉल्व करेंगे आयंस बनेंगे। आयंस जो है वो करंट कैरियर का काम करते हैं, करंट को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो करंट कैरियर का जो काम करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, वो कुछ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे हमने बताया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट के नेचर की अभी बात करते हैं, भी इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह से पढ़े, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट के नेचर को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमने आपको बताया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सब्सटेंस है, उसको आपने क्या किया, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। ठीक, और जब सब्सटेंस को आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। और जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा सॉल्यूशन में तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे नंबर ऑफ आयन ज्यादा बनेंगे। और जब नंबर ऑफ आयन मोर होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो हाई। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो हाई होगी। लेकिन अगर यही वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ आयंस जो बनेंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म लेस, और जब लेस बनेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी उनकी क्या होगी, लो। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन कितना हो रहा है। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज होता है, इस वजह से नंबर ऑफ आयंस में ज्यादा बनेंगे और इस वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होने का कारण आप सीधा सीधा हमने बताया ना, पार्शियली आयोनाइज होगा। पार्शियली आयोनाइज होने का मतलब आयोनाइजेशन बहुत कम होगा, और जब आयोनाइजेशन बहुत कम होगा तो आयन कम बनेंगे, आयन कम बनेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने आप क्या होगी, लो होगी। तो ये एक फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ। दूसरा आइए नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इत्मीनान से देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि सब बेसिक टर्म्स हैं, इनके सबके बिना जानकारी के आपको आगे जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में असुविधा महसूस होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट दो तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सॉल्वेंट को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, दो तरह से। एक को आप कहते हैं पोलर सॉल्वेंट और एक को आप कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट।
पोलर सॉल्वेंट आपको मालूम होना चाहिए, कई बार चर्चा हो चुकी है। नॉन पोलर क्या होते हैं ये भी कई बार चर्चा हो चुकी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं वो आयोनाइज हो रहा है, तो ये भी आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। तो अगर हम लोग सीधे सीधे कहें कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में आयोनाइज जो होगा ग्रेटर एक्सटेंट, आयोनाइज होने की प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा होगी। और जब आयोनाइज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए, जैसे आपके दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा है, एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो भी पोलर सॉल्वेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो आयंस के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उसे रिड्यूस करने का काम कौन करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जितने भी पोलर सॉल्वेंट होंगे हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले हमेशा जान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स को, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को आयोनाइज ग्रेटर एक्सटेंट में करेंगे। और जब आयोनाइजेशन ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होगी। ठीक। और ना अगर आप इसी को वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चूंकि आयोनाइजेशन कम होगा तो कम होगा। ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट आसानी से आयोनाइज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ द आयंस, तीसरा फैक्टर है। साइज ऑफ द आयंस, size of the ions produced in solution and their solvation आयंस जो प्रोड्यूस हुए सोल्यूशन में और उनके सॉल्वेशन। किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डिसॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट को आप डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, तो वो क्या करता है? वो एक कैटायन बना रहा है और एक क्या बना रहा है? एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। कैटायन प्लस चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। कैटायन की साइज क्या होगी? स्मॉल, और एनायन की साइज लार्ज होती है, ये सीधा सीधा पढ़ते ही है। अब देखिए, कैटायन जितना छोटा होगा, स्मॉल साइज, shows maximum hydration, shows maximum salvation। अभी बताते हैं सॉल्वेशन क्या होता है। कैटायन विथ लार्ज साइज shows मिनिमम सॉल्वेशन, ये ध्यान रखिए, यही चीज एनायन के लिए होता है। तो अगर हम लोग इसको बात करते हैं तो जैसे कैटायन है, अगर ये वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है तो कैटायन प्लस एक्वस बन गया। कैटायन जो है वाटर से इंटरेक्ट किया, कैटायन प्लस एक्वस बन गया, और यहां पे जो है हीट लिबरेट होती है। जो हीट लिबरेट होती है उसे हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी आप कहते हैं, उसे हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। एबव प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। ये सीधा सीधा हो गया। अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें, इसी चीज को यहां पे ऑब्जर्व करें, तो हम ये बात कह सकते हैं कि कैटायन जितना ज्यादा सॉल्वेशन शो करेगा
अब देखिए सॉल्वेशन शो करेगा, मतलब कैटायन एक्वस, ये हुआ ना, तो कैटायन के चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गए। कैटायन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल हो गए, और जब कैटायन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल हो गए तो आप देखिए कैटायन का जो सेंटर है और सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई। हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई 11th में अगर आपको याद हो, एस ब्लॉक में हमने बताया है ये चीज, और एस ब्लॉक में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो वो चीज यहाँ पे पढ़ा भी होगा। हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई, जो कैटायन जितना छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसकी हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसकी हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब हमने क्या कहा, देखिए अब इसी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। हमने कहा कैटायन प्लस स्मॉल साइज, मैक्सिमम हाइड्रेशन, और जब हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा तो हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या होगी, मैक्सिमम हाइड्रेटेड रेडियाई। और जब हाइड्रेटेड रेडियाई मैक्सिमम होगी तो इसकी मोबाइलिटी बड़ा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो इसकी मोबाइलिटी जो होगी वो लो हो जाएगी। और जब मोबाइलिटी, आयनिक मोबाइलिटी कहते हैं इसे, आयनिक मोबाइलिटी लो हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या इसकी हो जाएगी, लो हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। अगर इस चीज को आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो आप 11th के एस ब्लॉक चैप्टर में देखिएगा, वहां सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ आयंस है, वहां पे ये चीजें हमने आपको पढ़ाया भी है, और इसको देखिएगा, वो चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत डिटेल में। तो हमने कहा आयन जितना छोटा होगा उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल उतने ज्यादा इकट्ठे होंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो आयन भारी हो जाएगा, और भारी पर्सनालिटी आप जानते हैं उसका मूवमेंट स्लो होगा। हैवी आदमी बहुत तेज दौड़ सकता है, आप खुद इमेजिन करिए, हैवी आदमी बहुत तेज दौड़ नहीं सकता है, यानी उसकी मोबाइलिटी कम हो जाएगी। मोबाइलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज आपका हमने बताया था सॉल्वेशन और इसके आधार पे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब सीधे सीधे हमने आपसे कहा कि सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करते हैं, ये सब अभी रीजन सहित हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो भी चीजें आपके सिलेबस में है। विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे घटाते हैं, शरबत बनाते हैं आप, शरबत मीठा है, पानी मिला दीजिए, पानी मिलाने पर शरबत का टेस्ट जो है यानी मीठापन कम हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी उसे कहते हैं डाइल्यूशन। उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करते हैं सोल्यूशन को। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करें। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्यों, नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाती है, और जब नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं
टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आयंस हैं, आयंस की मोबाइलिटी यानी आयंस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। और आयंस की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इंटर आयनिक इंट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब इंटर आयनिक इंट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, आयंस फ्री होंगे। आयंस फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें आप इतना आप पढ़ डालिए, इतनी चीजें। बाकी कल हम लोग शुरुआत करेंगे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कुछ और बेसिक टर्म्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको पढ़ा जाएगा। और इसी तरह से धीरे धीरे मूवमेंट हम लोग आगे करते जाएंगे। आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको लगे उसको जो है उसमें जो भी इफ और बट हो उसको आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए।